नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी वक्त है बदलाव का। जी हां, बीजेपी अब बदलाव की तरफ बढ़ रही है। पार्टी जल्दी संगठन में बड़ी सर्जरी कर सकती है और इसमें सबसे अहम यह है कि बाहरी नेताओं को लेने और उन्हें टिकट देने की सीमा तय हो सकती है। तो पार्टी अब कैडर केंद्रित लीडरशिप बनाने पर जोर देगी। वहीं प्रत्याशियों के फीडबैक के लिए सर्वे भी बंद हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस संगठन में कोई बदलाव करेगी, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों ने संगठन में बड़ी सर्जरी के लिए बीजेपी को मजबूर कर दिया है और इन बदलाव के जरिए पार्टी क्या संदेश देने की कोशिश करेगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। अब संगठन की होगी सर्जरी। जीत हो या हार, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हर परिणाम के बाद इस पर मंथन जरूर करती है और जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव की। अब लोकसभा चुनाव निपटने के बाद बीजेपी संगठन में केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़े बदलाव हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अब पार्टी सरकार केंद्रित नहीं होगी, यानी कि सरकार केंद्रित संगठन की जगह अब कैडर केंद्रित लीडरशिप बनाने के लिए परिवर्तन होंगे। दरअसल ऐसा माना जा रहा था कि पिछले 10 साल में पार्टी सरकार और नेता पर केंद्रित हो गई थी। हालांकि ये प्रयोग भी सफल रहा, लेकिन इस चुनाव परिणाम से साफ है कि अब पार्टी सिर्फ सरकारी योजनाओं को बढ़ाने तक सीमित नहीं रह सकती है। इतना ही नहीं, अब बाहरी नेताओं को लेने और टिकट देने की सीमा भी तय होगी, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 110 बाहरी नेताओं को टिकट दिया था, जिसमें से महज 62% यानी कि 69 उम्मीदवार ही जीत सके हैं। अब ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बदलाव के इस बुगाहट पर बीजेपी नेताओं का क्या तर्क है, वो भी जान लीजिए। हमारे संगठन में ही वो पारदर्शिता है कि जो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंच जाता है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। अब हमारे वहाँ तो कोई ये आवश्यकता नहीं होती कि गांधी परिवार में आप हो तो ही आपको कोई पद मिलेगा, किसी बड़े राजघराने से हो तो ही आपको पद मिलेगा। यहाँ तो जितने भी जमीनी पे काम करने वाले लोग हैं और संगठन में जिनकी क्षमता है, जिनको जनता पसंद करती है, जिनकी कुशल रणनीति होती है, ऐसे लोगों को सदैव महत्व दिया जाता है और उसी आधार पर चयन होता है। जो चयन होता है वो पारदर्शी तरीके से होता है, सबके सामने होता है। जो और बड़े बदलाव बीजेपी कर सकती है, उसमें चुनाव समिति का फीडबैक अंतिम मानकर टिकट देना बंद होगा। प्रत्याशियों का फीडबैक सर्वे एजेंसियों से करवाना भी रुकेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर संगठन में जातीय क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन होगा। कुल मिलाकर बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में बदलाव को लेकर एक दो नेता तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हाईकमान इसको लेकर गंभीर है, ऐसा नहीं लग रहा। वहीं कांग्रेस अपनी पार्टी में बदलाव की बात पर तो ज्यादा कुछ नहीं कह रही है, पर बीजेपी पर तंज जरूर कस रही है। कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए परेशानी में रही और मैं समझता हूँ कि जो 240 सीटें भी आई है भाजपा की, जहाँ कहीं हर जगह की शिकायतें आ रही हैं कि प्रशासन ने साथ दिया। 7 लोग तो ऐसे हैं जो 200 वोट से हरा दिए गए, प्रशासन की ताकत लगी और प्रशासन ने उनको हरवा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को सर्जरी की जरूरत है। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ ऑल इज वेल है और कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आने पर अब बीजेपी बदलाव का रुख अपना सकती है, ताकि आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूत किया जा सके। साथ ही जो गलतियां 2024 में हुई हैं, वो 2029 में न हो। खैर, बीजेपी संगठन में कब और कितने बड़े बदलाव होंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है गुप्ता जी अनादि टीवी में। नमस्कार। और बदलाव तो अवश्य भावी था, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बता रहा है कि अब कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होगी, पूरी सर्जरी होगी और होना भी चाहिए। तो आप इस बदलाव को किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या गलतियाँ बीजेपी से हुई हैं और आगे आने वाले दिनों में संगठन का क्या नया रूप रंग हम देख सकते हैं? देखिए,
जो है अनुमान है ये मनोज जी, बिल्कुल अनुमान बहुत सारे जी। अनुमान राजनीति में, हाँ राजनीति में बहुत सारे अनुमान चल सकते हैं, और ये जो अनुमान लगाया गया मुझे लगता है कि ये सही साबित नहीं होगा, क्योंकि जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है उसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों अभी भी उसी स्थिति में है जो पहले 10 साल का आप जिक्र कर रहे थे। अब तीसरी स्थिति में आप ये देखिए कि जो नाम है जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बना रहे हैं, तो पूरा है कि आप ये जो एक कहीं ना कहीं जो कॉकस बन गया है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जिसमें कोई दूसरे नेता आ ही नहीं पा रहे, चेंज किसको करना है? कोई चेंज करने वाला होगा ना जो ये निर्णय ले रहा होगा कि हमको ये कॉस्मेटिक नहीं करना, हमको जमीनी बदलाव करना है, सत्ता आधारित हमको संगठन नहीं चलाना, हमको संगठन चलाना है, तो ये तय कर रहा है। कौन करेगा तय? क्या मोहन भागवत जी तय करेंगे क्या, जिनकी पीड़ा हमने देखी थी, सामने आई थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो संघ ही तय कर, अब उसके जो उसमें जो संघ में जो लोग, संघ के जो लोग भाजपा में हैं, अब यदि उन्हीं के नाम पार्टी अध्यक्ष की दौड़ में आए हों तो उसका मतलब तो ये कि उन्होंने संघ से कहीं ना कहीं कर दिया, तो उस पर नहीं है, उन्हें भी सत्ता आ रही है। तो यदि आपको सत्ता करके चलना है तो संगठन जो है वो अलग नहीं होता। आप देखो मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, आप पिछले जो है ना 20 साल, जब 18-20 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने शुरुआत के 2 टर्म तो वो भाजपा कार्यालय जाते, उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि प्रदेश भाजपा के जब नंद कुमार सिंह चौहान हुए तो पूरी भाजपा मुख्यमंत्री निवास में लाके उन्होंने रख दी, जितनी मीटिंग वही होती। तो यहाँ भी कोई आधारित जनता पार्टी हो गई, उससे अभी भी कहाँ बाहर आई है? अभी भी जो निर्भर है, जहां भी सत्ता है वहां भाजपा सत्ता पर निर्भर होती जा रही है। ये तो एक नैरेटिव है जिस पर चुनाव हो रहे हैं देश में, जो है लोग कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे, हिंदुत्व के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे पर चुनाव भी रहे, इसका काडर से कोई लेना देना नहीं है। काडर चाहे संघ पर आधारित रहे, सत्ता पर आधारित रहे, ना रहे, जो भी हो, जो मूल भाजपा जिस तरह की थी वो अब भाजपा नहीं है, और उसको लोग बदलना भी नहीं चाहते। जिनके हाथ में, वो चाहते हैं कि इसका नियंत्रण हमेशा हमारे हाथ में रहे। जी, लेकिन ये यथास्थिति घातक भी तो साबित हो सकती है, और हुई भी इस चुनाव में, तो अगर देखें नतीजे तो नहीं, कोई घातक नहीं है। वो तो आपका एक कैंपेन है, 400 का कैंपेन दिया, आपको 400 नहीं मिली, 240 मिल गई, तो आप और बुरी स्थिति में जाते हैं। तो उसमें कहीं तो रोका ना आपने, एक स्ट्रेटजी थी, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी जो लगातार कोशिश कर रही थी, रणनीति होती है, उससे नुकसान हो गया। आप ये बताइए कि इससे 240 सीटें कब आई थी, जिसको हम ये माने कि सब वो सबसे ज्यादा थी? तो अभी भी आपकी 240 सीटें हैं, वो नुकसान नहीं है। एक लीडरशिप है, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने पार्टी को इस मुकाम पर लाए, वो उनको ठीक है। बात यह कि बहुमत उनको खुद के दम पे नहीं मिला, लेकिन बाकी और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनके खिलाफ गई है। तो प्रभु जी, सरकार में हमने देखा कि जो हारे हुए लोग हैं, जो चुनाव नहीं लड़े, वो भी पिछली सरकार में थे, इस सरकार में है। जो ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, चाहे प्रधान सचिव पीके मिश्रा हो, NSA अजीत डोभाल हो, उन सबको भी नया कार्यकाल मिल गया है। तो संगठन भी आपको लग रहा है कि पुराने ढर्रे भी चलता दिखेगा, कि कुछ बदलाव की उम्मीद करें, कुछ महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी, कुछ संघ की पृष्ठभूमि के ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट? देखिए मनोज जी, दिनेश जी जो कह रहे हैं मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी संघ से ही आए हैं ना, प्रचारक रहे हैं वो। तो संघ के और किसको लोगे आप, कितने लोगों को लोगे? जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी संघ के हैं, कुछ महामंत्री हैं, कुछ और पदाधिकारी जो संघ पृष्ठभूमि के हैं। तो पार्टी में जब आपने संघ वाले को ही प्रधानमंत्री बना दिया है तो संघ की तो सबसे मेजर पोस्टिंग हो चुकी है, यदि सत्ता में कहें तो मेजर स्टेक संघ का हो गया। तो सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका में संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब निश्चित तौर पर यह है कि जब भी आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो सत्ता संगठन पर हावी हो जाती है। चाहे इंदिरा गांधी का कार्यकाल देख लें, चाहे जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल देख लें, चाहे राजीव गांधी का कार्यकाल देख लें। आपको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल को तो याद भी नहीं होगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था। बिल्कुल। और अभी भी यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं, जैसा अभी हम स्वदेश शर्मा जी को सुन रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर है, उनके यहाँ बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, तो कांग्रेस में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही कोई वो व्यक्ति चला रहे हैं जो कि पदाधिकारी नहीं है। जो माइक भी राहुल गांधी से पूछकर उठाते हैं और पानी पीने के लिए भी दाएं बाएं देखते हैं। तो ये स्थिति अभी है। यदि सत्ता में होंगे तो कांग्रेस की भी वही स्थिति होगी। हम मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस के राज की बात करें तो दिग्विजय सिंह शासन काल में
संगठन जो है कांग्रेस का, वो भी दिग्विजय सिंह का गुलाम की हैसियत में था। जो दिग्विजय सिंह चाहते थे वैसे होता था। राधा किशन मालवीय अध्यक्ष थे तो क्या स्थिति थी कांग्रेस की, सबने परसराम देखा। भारद्वाज जैसे कई सारे नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही हुआ है कि जब आप लगातार सत्ता में बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर संगठन सत्ता का गुलाम हो जाता है, क्योंकि आप सत्ता जो कर रही है उसको रेखांकित करने लगते हैं, सरकार की योजनाओं का प्रचार करने लगते हैं, आप लाडली बहना का प्रचार करने लगते हैं, आप सरकार की जो है और भी जो स्कीम्स हैं उनके प्रचार प्रसार करने लगते हैं। आपका जो संगठन का जो मूल काम है, जो संगठन को बढ़ाने का काम है, या जो जिन मुद्दों पर लड़के आप सत्ता में आए थे उन मुद्दों को आप भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ लड़ाई लड़कर जमीन पर या बड़े मुद्दों पर जमीन पर लड़ाई लड़के सत्ता तक पहुंची। अब वो मुद्दे चूंकि उन पर लड़के आए हैं, अब सत्ता ने ये तय किया कि आपको तो जो है उज्ज्वला योजना का प्रचार करना है, तो पूरा संगठन उज्ज्वला योजना की वाहवाही करने में लग जाता है। उन्होंने कहा स्वच्छता अभियान चलाना है तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, सबके हाथ में आप झाड़ू पकड़वा देते हैं। तो इस तरीके से जो संगठन का जो काम है वो संगठन सत्ता के पिछलग्गू की भूमिका में आ जाता है, और यही हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यही है। अब चूंकि बीजेपी भले अपने दम पर नहीं आई, पूरे सीटें बीजेपी के लिहाज से देखें तो वो जो है जरूर सत्ता जो संगठन जो है उसकी ये कहें कि एक तरीके से पराजय हुई है नैतिक तौर पर, बिल्कुल। लेकिन संख्या बल के आधार पर देखें तो वो कहीं पीछे नहीं है। निश्चित तौर पर जो सत्ता है उसकी काबिलियत थी, उसके दम पर ही 240 तक पहुंचे हैं। वो तीसरा टर्म मिल रहा है, तो चाहे कुछ भी बदलाव करने की कोशिश करें, अपर हैंड तो उन्हीं का रहेगा, संगठन में उन्हीं की चलेगी, और संगठन में आप किसी और को ले आइए तो भी उन्हीं की चलेगी, क्योंकि सत्ता के दम पर ही संगठन को चलना है। अभी जब आप विपक्ष में रहते हैं तो संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है, तब सत्ता आपके पास नहीं होती, तब उस समय संगठन रेखांकित होता है, वो अपना प्रभाव दिखा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी में एक दुष्प्रभाव ये आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शुद्धता थी वो अब रही नहीं, उसमें मिलावट हो गई है दुनिया में कांग्रेसियों की बड़ी तादाद में। कांग्रेसियों की मिलावट होने के बाद अब आपके सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कितने कांग्रेसियों को आगे लिया जाए, जिनको आपने 110 को टिकट दिया था उसमें से 62% थोड़ा सा रोक रहा हूँ। बड़ा दिलचस्प दृश्य हम ये देखते हैं कि जो कांग्रेस से आए नेता हैं वो फिर कहते हैं कि बीजेपी जो है वो सत्ता आधारित पार्टी नहीं है, वो तो नैतिकता के आधार पे चलती है, वो अपने एथिक्स के आधार पे चलती है। और वो जो लोग जो पार्टी छोड़कर आ गए दूसरे दलों से, वो कहते हैं कि नहीं पार्टी बहुत नैतिकता से चल रही है। हाँ, वो बता रहे हैं, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता हैं जो रघुनंदन शर्मा जी को सुनिए तो वो दूसरी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिनने इस संगठन को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई, जो बूढ़े हो गए, अब जिनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ऐसे लोग, तो वो निश्चित तौर पर उस चीज़ को याद करते हैं कि संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, संगठन का क्या महत्व होना चाहिए। एक दौर था, अभी हमने देखा राकेश सिंह जब अध्यक्ष थे थोड़ा सा उन्होंने संगठन का पावर दिखाने की कोशिश की थी। जो दिनेश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दौर ऐसा भी आया कि बीजेपी की बैठकें सारी सीएम हाउस में होती थी, वो दौर को ख़त्म करने की कोशिश की गई, फिर परिवर्तन हो गया, फिर नई चीज़ें वो सामने आ रही हैं। एक जरूर यहाँ पर जो एक मुझे लगता है कि बीजेपी को जो करना चाहिए और हो सकता है वो करें, जो उन्हें संगठन मंत्री की जो व्यवस्था निचले स्तर की है जो खत्म कर दी है संभागीय और जिले हाँ, तो वो व्यवस्था उनको फिर से लागू करने की जरूरत यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरीके का उनका घालमेल हो गया है कांग्रेस बीजेपी के लोगों का बीजेपी में, और जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, आपसी संघर्ष की स्थितियां कई जिलों में बन रही हैं, ऐसे में संगठन मंत्री महत्वपूर्ण हो जाता है। वो सभी को साथ लेकर चलता है, समझाइश देता है, योग्यता की पहचान करता है, उसका नाम आगे बढ़ाता है। दूसरा, एक पार्टी जो टिकटों को लेकर सर्वे आधारित हो गई है, उन्होंने कहीं सर्वे में कांग्रेस का ये जीतने वाला है तो इसको अपने यहाँ ले आइए। वो पता चला कि उसके पास तो वोट बैंक कोई और था कांग्रेस के दम पे, और कांग्रेस का वोट बैंक आपके साथ आया नहीं, वो आदमी आपके यहाँ आ गया और आपका ये वोट बैंक का नुकसान हो गया, एसेट की जगह लायबिलिटी बन गया आपकी। तो ये जो सब परिस्थितियां हैं, इससे बचने के लिए जरूर पार्टी स्तर पर विचार होगा। और मुझे लगता है कि जब मोहन भागवत का अभी जो संदेश आया है उसके बाद निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो संगठन में बदलाव दिखाई देगा। जी, तो दिनेश जी, कॉर्पोरेट शैली में हम देख रहे हैं कि बीजेपी चल रही थी, लग्जरी एकदम गाड़ियों में नेता घूम रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, नई नई बिल्डिंगें बन रही उनकी, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा नाराज उदास चल रहा था इस चमक दमक से। और अब जो प्रभु जी ने कहा कि मोहन भागवत की नसीहत, ऑर्गेनाइजर का लिखा हुआ लेख, तो उसके बाद लग रहा है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्राओं के दौर में भी हमने देखा कि कार्यकर्ता पीछे हुए थे और कलेक्टर भीड़ जुटाने का काम करने लग गए थे। तो उसी कॉर्पोरेट शैली में अगर चलेंगे तो ये आप कितने दिन चला पाएंगे संगठन, सत्ता के सहारे ही सही, तो कहीं तो आपको कुछ तो एक लिमिट तय करना पड़ेगी, कहीं तो बदलाव शुरू करना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए सबसे पहले तो नेता आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि जो भीड़ भी तो जुटा ले। आज भीड़ कहाँ आती है, नेताओं को सुनने आ कहाँ रही है। आप सारी चीजें तो जब आप मोदी जी जैसा उनको व्यक्तित्व मिल गया तो उनको लग रहा था कि अब किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है।
तो जो जिस तरह से कैडर काम करता था और जिन मुद्दों को लेकर कैडर काम करता था, आप चाहे देखिए, चाहे जो है राम मंदिर का मसला हो, 370 का मामला हो, या जो भी मामले हुआ करते थे, उसमें भाजपा से ज्यादा तो सपोर्ट जो होता था वो आरएसएस के जितने भी फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन होते थे उनके, चाहे बजरंग दल हो या जो दूसरे लोग जो एक्टिविटीज करते थे, उससे भाजपा को लाभ मिलता था। जिसको विचार अब ये परिवार जब ये नाम दिया मुद्दे- आजकल जी। हाँ, विचार परिवार आप कहने लगे, लेकिन जो इनसे लाभ मिलता था तो राजनीतिक लाभ भाजपा लेती थी, मेहनत तो यही लोग करते थे ना। अब ये मुद्दे खत्म हो गए तो आपको एक्टिविटीज नहीं दिख रही। अब जनता तो किस मुद्दे के पीछे जाए? तो जब पूरा आपने व्यक्तिवादी व्यवस्था बना दी है, जहां भी व्यक्ति जाता है, इंदिरा गांधी चली गई तो कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई, ये कोई भी नेता जाता है, मध्य प्रदेश में भी कहते हैं कि नहीं है भाजपा कांग्रेस में तो आजकल कोई नेतृत्व नहीं दिखाई देता है, लीडर नहीं है, कोई ठीक से संगठन चलाने वाले नहीं है। तो पहले तो आपको लीडरशिप आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तो उस तरह की लीडरशिप हो जिसका एक हो, जिसकी एक फॉलोइंग हो, जिसकी एक पब्लिक, वो बिना उसके कांग्रेस चल सकती है ना भाजपा चल सकती। भाई यदि आपने राहुल गांधी की जो इमेज जिस तरह की बनी, उसका नुकसान हुआ ना, सालों तक हुआ। अब राहुल गांधी अपने आप को रिफॉर्म में लगे हैं, कितना रिफॉर्म उनमें होता है, कितने वो मुद्दों के साथ आते हैं, वो तो भविष्य को। अल्टीमेटली एक नेता को, आप मोदी के विकल्प पर बात करेंगे तो कोई लीडर चाहिए ना सामने। मोदी जी आप जो है जब तक भी रहेंगे तो मोदी जी रहेंगे, उसके बाद कौन आएगा? क्या अमित शाह आएंगे? क्या यही बात तो बीच में भी हुई, इलेक्शन के दौरान भी हुई। जो केजरीवाल क्या ने अभी जो- एक दाव चला भी कि मोदी अपने लिए नहीं दाव अमित शाह चला, के लिए उसका वोट भी- मांग रहे हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है। देखिए, राजनीति में आप कब कौन कहाँ हो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक लीडरशिप तैयार होती है। अभी तो यही दिखता है ना कि अमित शाह, मोदी जी के बाद अमित शाह और अमित शाह के आगे मोदी जी, तो दो में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। पहले भी लाल कृष्ण और अडवाणी और उनकी बात होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन बहुत सारे नेता थे, चाहे आप उनको जसवंत सिंह हो, सिकंदर वक्त, तो बहुत आप उनकी बहुत सारे थे जिनकी अपनी पब्लिक वॉइस थी। आज ऐसे नेता नहीं है, प्रमोद महाजन जैसे नेता नहीं है, जेटली जैसे नहीं है, सुषमा स्वराज जैसे नहीं है। तो भाजपा को जो है उठा के रखेगा कौन सर पे अपने? अल्टीमेटली जब तक सत्ता है तब तक लोग उसको जो है भाजपा हर जगह महत्व मिलता रहेगा, लेकिन जिस दिन सत्ता से बाहर होगी तो उसे ये जो लीडरशिप क्राइसिस है, ये तो खुद ही बनता है। नेता कोई पार्टी नहीं बना सकती बिल्कुल। किसी को, उसको खुद को नेता बनना पड़ेगा। जो लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। राज्य में भी शिवराज सिंह चौहान आज नेता है, पूरे देश में जाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो पूरे देश में जाने जा रहे हैं। 15 साल रमन सिंह भी रहे, लेकिन वो उनको कोई उस तरह से याद नहीं करता। राजस्थान में रही विजया वसुंधरा राजे सिंधिया, तो उनको भी वसुंधरा को लोग याद करते हैं कि वसुंधरा एक लीडर है। तो जहां भी रहे हैं अब, लेकिन आप देखिए ना, असम में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, किसी भी तरह के हों, लेकिन लोग उनको जानते हैं, वो जो भी भाषण देते हो, कहीं से भी आते हो। तो लीडर तो आपको खुद बनना पड़ेगा। पार्टी का संगठन भाजपा का, चाहे सरकार रहे ना रहे, संगठन का जो मूल कार्यकर्ता है वो नेता के पीछे अभी भी जाता है, और आगे भी जब बदलाव होगा तो भी वो नेता के पीछे ही जाएगा। बिल्कुल। तो प्रभु जी, सवाल ये दिल्ली में नहीं है कि उनके मोदी के बाद कौन, ये मध्य प्रदेश में भी उठ रहा है अब तो कि बीडी शर्मा के बाद कौन, क्योंकि दूसरा टर्म भी लगभग खत्म हो चुका है, जो एक्सटेंशन मिला था, नतीजे भी अच्छे आ गए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन जातिगत समीकरण कहें या जो भी कहें कि नहीं मिला। लेकिन अब तो यहाँ भी तो नेता उनको कुछ ना किसी कमान सौंपना ही पड़ेगी, तो इसको लेके भी बड़ी चर्चा है। देखिए मनोज जी, जब आपकी सत्ता है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो आप किसी को भी अध्यक्ष बना के बैठा दीजिए, उसको नेता बनाना है तो आप उसको जो है वहाँ पर उस कुर्सी पर बैठा देंगे, वो नेता अपने आप बन जाएगा। भले वो उतना पॉपुलर ना हो, लेकिन वो कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वो स्थापित तो हो ही जाएगा प्रदेश। लेकिन ये गलती राकेश सिंह के समय बीजेपी ने की थी ना, तो नतीजा देखा था 18 के नतीजे। नहीं, वो कह रहे राकेश सिंह की गलती नहीं कह सकते नहीं, उसको मनोज जी, संगठन की गलती नहीं थी, वो तो मैंडेट ही सरकार के खिलाफ उस दौर की आया था। वो बहुत सारी नीतियां थी, जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, 10 दिन में कर्ज माफी की गारंटी जैसी बातें थी, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके दम पर वो हुआ था। बीजेपी ने उसके बाद अपनी गलती सुधारी है, उन्होंने बूथ मैनेजमेंट पर खासा काम किया, और आप देखिए उसका परिणाम जो सामने आ रहा है कि आप छिंदवाड़ा जैसी सीट भी जीत गए मध्य प्रदेश की। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक नेता की बात है, तो बीजेपी संगठन को पता है कि वो कहाँ, यदि सत्ता उनके पास है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का सिक्का चल रहा है अभी उनके नाम का, उनके नाम पर भी चुनाव लड़ा गया, तो अभी वो जब तक उनका सिक्का चल रहा है वो रहेंगे। अटल आडवाणी के पहले अलावा किसी का नाम ही नहीं लिया जाता था, लेकिन एक दौर ऐसा आया
कि आडवाणी जी फेल हो गए चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को उठाकर उन्होंने वहां पर रख दिया, तो नरेंद्र मोदी का सिक्का चल निकला। जब तक वो चल रहा है चलता रहेगा, जिस दिन वो फेल होंगे तो संगठन और आरएसएस चिंता करके किसी दूसरे व्यक्ति को उस जगह पर लाके स्थापित करने की कोशिश करेगा। यदि वो चल गया तो वो चलता रहेगा, जब तक वो चलेगा तब तक बाजार में वो टिका रहेगा, और जिस दिन वो नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, तो वो नए व्यक्ति पर दांव आजमाएंगे। तो इस संगठन की एक अपनी प्रक्रिया है उनकी। इस बीच में नए नेताओं को गढ़ने का काम भी बीजेपी लगातार करती रहती है। अब देखिए ना किस तरीके से मध्य प्रदेश में यदि 163 सीटें जिताने के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो नया नेतृत्व गढ़ने का काम यहाँ पर बीजेपी कर रही थी कि 20 साल हो गए आपको आगे रखे हुए, अब नई टीम को लाना है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, पूरे देश में उनको चुनाव प्रचार कराया, स्थापित करने की कोशिश है। राजस्थान में भजन लाल को स्थापित करने की कोशिश है, विष्णु देसाई को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की कोशिश। तो ये नई लीडरशिप तैयार करने की प्रक्रिया है। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया लगातार बीजेपी की चलती रहती है, प्रयोग होते रहते हैं लगातार। उस प्रयोग में जहां सफल हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, जहां सफल नहीं तो फिर पार्टी वहां पर बदलाव करती है। अब भले वीडी शर्मा के बाद कौन विकल्प पर हम लोग चर्चा कर रहे हो, लेकिन हो सकता है बीजेपी संगठन ने सोच रखा हो कि अगला कौन, संगठन के चुनाव होंगे तो हो सकता है कोई नया चेहरा हमको सामने नजर आए। और लेकिन जहाँ तक जातिवाद की बात है तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी जातिवादी को सामने रखकर निर्णय लेती है कि किस जाति के व्यक्ति को कब बैठाया जाए, कहाँ पर उसका उपयोग किया जाए। उसके हिसाब से वो पूरी चीज़ें देखती है कि कहाँ फ़ायदा हो सकता है। तो शायद वो फैक्टर भी यहाँ पर काम करता हुआ हमको दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो रणनीति होती है, जो संघ के नेताओं के साथ बैठकर वो तय करते हैं, उसके आधार पर ही वो आगे बढ़ते हैं, उसी हिसाब से काम कर चलते हैं। विपक्ष में होते तो यहाँ पर हमको जो है एग्रेशन ज़्यादा दिखता। बजरंग दल जैसे संगठन, एबीपी जैसे संगठन, बीजेपी का युवा मोर्चा, संघ के सारे संगठन, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, वो सारे के सारे हमको सड़क पर धीरे धीरे आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको जनता का गुस्सा को भड़काना है, उसको उद्वेलित करना है, उसको फिर वोट बैंक में कन्वर्ट करना है। जब सत्ता में आप होते हैं तब आपके साथ मर्यादाएं, ऐसी सीमाएं होती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास काम वही है कि अपनी सरकार की योजनाओं का प्रचार कीजिए आप। तो संगठन की जो मूल भूमिका है वहां से भटक कर वो प्रचार तंत्र तक सीमित हो जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को ही वो रेखांकित करने की कोशिश करता है, कमजोरियां बताना बंद कर देता है। एक जो बीजेपी में हमने देखा, दिनेश जी को बहुत अच्छे से याद होगा, बीजेपी की जब जो है प्रदेश कार्य समिति या राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती थी, उसमें एक ओपन सेशन भी होता था। पहले 2-2, 3-3 दिन की बैठकें होती थी। एक दिन पूरा ओपन सेशन होता था, उसमें जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री या जो और पदाधिकारी आते थे वो अपनी बात खुलकर कह सकते थे। अब वो व्यवस्था शायद बंद कर दी है बीजेपी ने, शायद उस नहीं चाहते, वो सिर्फ बोलना चाहते हैं, मंच से नीचे बैठे उनको सुनना नहीं चाहते। तो इसकी वजह से भी एक समस्या आ गई है कि वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कमजोरियाँ आप तक पहुँच नहीं रही है। संगठन मंत्री व्यवस्था आपने खत्म कर दी है जो बीच की एक कड़ी थी। अब पार्टी नेता को ही आप जिला प्रभारी बना देते हैं, उसके अपने लाभ शुभ हैं, वो किसी से जुड़ा है, उसका कुछ हित है कहीं कुछ, तो वो वहाँ पर वो काम नहीं कर पाता है वैसा जैसा कि जिले का संगठन मंत्री करता था। तो ये बदलाव हमें हो सकता है आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा कि संगठन मंत्री की व्यवस्था फिर से लागू करने की बात हो रही है, सुनाई में आ रहा है, तो हो सकता है वो व्यवस्था लागू हो जाए। जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं तो निश्चित तौर पर उनका रेशो निर्धारित होगा कि उनमें से कितनों को पदों पर रखा जाए, कितनों को लाल बत्ती दी जाए, निगम मंडल में बैठाया जाए और कितनों को नहीं बैठाया जाए। उपयोगिता हर व्यक्ति की आकी जाएगी, उसके हिसाब से संगठन काम करेगा और अब इसके पैरेलल वो अपनी टीम, अपना नेतृत्व बढ़ाने का काम करते हुए हमको दिखाई देगा निश्चित तौर पर। और ऐसा अगर हुआ तो हो सकता है बीजेपी के लिए फायदेमंद हो और संघ तो अपनी तरफ से पूरी नज़र रखे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। तो निश्चित तौर पर वक्त है बदलाव का। वो वक्त बदलाव कितना बड़ा होता है, कितना व्यापक होता है और किस तरीके से होता है, ये ज़्यादा देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो सत्ता है और सरकार है, संगठन, वो सब मिल के चल रहे हैं। और कई बार होता है कि जब सत्ता रहती है तो संगठन उसके पीछे चलता नज़र आता है। लेकिन बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो उसको पता है कि सत्ता के साथ कितनी दूरी रखनी है और कितना उसके साथ कदम ताल करना है। ये हमको होने वाला वक्त, जो आने वाला वक्त है, उसमें हमको दिल्ली में भी होता दिखेगा और मध्य प्रदेश में भी होता दिखेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।